हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, जिसमें अब तक 3 लेक्चर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था एम्पियर सर्किटल लॉ। और इसी सीक्वेंस में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स एंड मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड या मोशन ऑफ इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये 2 टॉपिक एनसीईआरटी के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर द पॉइंट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जो है आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये टॉपिक्स। ठीक है, तो इनके एक एक पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स अगर किसी भी कह सकते हैं कि अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है या कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जाहिर सी बात है, जो हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, यानी कि मैग्नेटिज्म की बिहेवियर की बात अगर हम करते हैं या मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, तो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में होता है, मूव कर रहा होता है, तो वो क्या करता है, उसकी वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है। ठीक है, तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी कि पहले से ही कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उस चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से उस पर कुछ मैग्नेटिक, उसके चारों तरफ कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। यानी कि कहने का मतलब जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उस पर कुछ ना कुछ फोर्स अफेक्टेड होगा, यानी कि कुछ ना कुछ फोर्स जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्सपीरियंस्ड होगा, यानी कि कुछ ना कुछ फोर्स वो फील करेगा। तो वो फोर्स कितना होगा, क्या फैक्टर्स होते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि अगर हम मान लीजिए एक प्लेन हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आपके 2 प्लेन्स हैं लाइक अ फ्लिप ओपन बुक की तरह से। अब इसमें हमने मान लिया ये जो डायरेक्शन है दिस इज द वाई एक्सिस, ये जो डायरेक्शन है आपका क्या है, वाई एक्सिस, और यहाँ पर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल हमने ले लिया दैट इज प्लस पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका हो गया जेड एक्सिस, और ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, और दूसरा आपका यानी कि ये वाला जो प्लेन है इसके लॉन्ग जो आपका हो जाएगा दिस इज द एक्स एक्सिस। तो यहाँ से आपको क्या मिला, वाई जेड प्लेन और एक्स वाई प्लेन, 2 प्लेन आपको यहाँ पर देखेंगे। इसको अगर हम देखें तो इसका इधर की साइड में ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है, और इस जेड का नेगेटिव वाला पोर्शन इधर की तरफ। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये चार्ज पार्टिकल है, यानी कि अगर इस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हमने मान लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वाई डायरेक्शन में है, तो जो भी चार्ज पार्टिकल है अगर वो कुछ एंगल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल थीटा बनाते हुए मान लीजिए इधर की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इससे जो ये एंगल है ये क्या है आपका थीटा। ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसके 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इसके लॉन्ग, एक कंपोनेंट इसके लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा यानी कि दैट इज v साइन थीटा, इसका इधर का जो कंपोनेंट होगा वो क्या जाएगा, v साइन थीटा। ये चार्ज है मान लीजिए q, पॉजिटिव चार्ज है q, क्लियर। अब अगर हम बात करेंगे यानी इस तरह का जो सिचुएशन है, तो भाई इधर की तरफ मूव कर रहा है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो जाहिर सी बात है जो इसका इसके लॉन्ग कंपोनेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर, यानी इसके लॉन्ग करंट का एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से आपको इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा। यानी कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात करें तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पे, सबसे पहले चीज़ तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़ फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, v पर डिपेंड करेगा। तीसरी चीज़ फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, साइन थीटा पर डिपेंड करेगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल।
ठीक है। तो ये बेसिकली 3 चीज़ें हैं जिस पर ये डिपेंड करेगा। और चौथा जो फैक्टर है दैट इज़ क्यू, चार्ज पर, यानी कि चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा लिख सकते हैं। सिंस यहाँ पर k की वैल्यू 1 ले लिया जाए तो F की वैल्यू क्या आ जाती है, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये क्यू वी बी साइन थीटा। ये बेसिकली ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट विल फोर्स विल इट एक्सपीरियंस। तो आपको ये डायग्राम बनाना है और ये एक्सप्रेशन आपको सीधे सीधे लिख देना है। अगर इसी को हम वेक्टर के फॉर्म में देखेंगे तो वेक्टर के फॉर्म में F इक्वल टू क्यू को बाहर ले लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा B क्रॉस B, यानी कि वेक्टर के फॉर्म में अगर ये फोर्स होगा V क्रॉस B। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें 3 केसेस बन सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए केस नंबर 1, इफ V की वैल्यू 0 हो जाए, V की वैल्यू 0 हो जाए, दिस सिंप्लाइज फोर्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि स्टेशनरी कंडीशन में, यानी कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल अगर स्टेशनरी कंडीशन में है तो वो क्या करेगा, फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं करेगा। मतलब उस पर कोई भी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का कोई इन्फ्लुएंस उस पर नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरा केस नंबर 2, अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, 0 डिग्री हो जाए और 180 डिग्री हो जाए। इसका मतलब क्या होगा कि थीटा जो ये एंगल है या तो इसके अलोंग मूव करे, यानी कि चार्ज पार्टिकल या तो इसके अलोंग हो या इसके अलोंग हो। ठीक है, तो उस केस में या तो इधर की तरफ हो या इधर की तरफ अगर मूव कर रहा है, इस एक्सिस के अलोंग यानी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अगर मूव कर रहा है तो उस केस में F इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी साइन 0, भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो अगेन F इक्वल टू 0। तो उस केस में भी जो है कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यह या तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल तो भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, और अगर रेस्ट कंडीशन में है तो भी कोई फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं करेगा। लेकिन तीसरा केस जो हमारा बनता है, केस नंबर 3, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में क्या जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे बना रहे हैं। दिस इम्प्लाइज F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। ठीक है, दिस इज इक्वल टू या दिस इम्प्लाइज मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज क्यू वी बी। मतलब कि अगर इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जान लीजिए कि एक्स एक्सिस अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग है और अगर चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो उस केस में मैक्सिमम फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी इक्वल टू द क्यू वी बी। और इसका डायरेक्शन हमें फाइंड करना है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कैसे हम इसका डायरेक्शन फाइंड करेंगे, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम 2 रूल यूज करते हैं। पहला रूल होता है आपका लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और दूसरा आपका होता है राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, इन 2 रूल्स का यूज करके हम लोग जो है इस फोर्स का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये आपका लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट हैंड को इस तरह से आपको रखना है जिसमें ये आपकी जो 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है तो, और उसी तरह से आपका जो मिडिल फिंगर है, ठीक है, तो या फिर सिंपली हम कह सकते हैं कि जो आपका मिडिल फिंगर है यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट, या कह सकते हैं कि चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट होगा। तो करंट के डायरेक्शन को अगर ये इंडिकेट कर रहा है तो जो ये तीसरा फिंगर होगा यानी कि दैट इज द थंब, इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल। तो अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये और
जाहिर सी बात अगर हम इसके अलॉन्ग लेते हैं तो उस केस में यानी कि चार्ज का डायरेक्शन ये है आपका, ठीक है। तो उस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी डायरेक्शन जो करंट होगा उसका भी डायरेक्शन यही होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरह से तो आपको फोर्स जो है किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव z डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर। तो इस तरह से हम जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर हमें पाम रूल यूज़ करना है तो पाम रूल में हमें क्या करना है, यानी कि अपना जो पाम है कौन सा, राइट हैंड का पाम, राइट हैंड के पाम को हम इस तरह से स्ट्रेच करेंगे जिसमें यानी कि जो टिप्स हैं फिंगर्स की, ये जो टिप्स दिख रही हैं, ये जो टिप्स हैं, ठीक है, ये जो टिप्स होंगी वो किस तरह से होनी चाहिए, यानी कि इसको हमें ऐसे रखना होगा कि ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड को इंडिकेट करे। किसको इंडिकेट करे, डायरेक्शन ऑफ फील्ड को। ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, हम इस डायरेक्शन ऑफ फील्ड को के अलोंग इसको ऐसे रखेंगे। और जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज को इंडिकेट करे या करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करे, ठीक है। तो उस केस में यानी कि ये आपका चार्ज का डायरेक्शन, तो जो ये पाम होगा यानी कि पाम का जो फेस होगा वो किसको इंडिकेट करेगा, फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, मतलब कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को इंडिकेट करेगा। क्लियर। तो इसी के साथ जो है ये आपका ये वाला पार्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म आता है लॉरेंज फोर्स, यानी कि लॉरेंज फोर्स बेसिकली क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है और उसकी प्रेजेंस में जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। कौन सा फोर्स बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स, ठीक है। यानी कि सिंपली अगर हम बात करें कि कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज Fm इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो भी फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा QVB साइन थीटा, या सिंपली इसको लिख सकते हैं क्या, QV क्रॉस B। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है FE इज इक्वल टू Q इंटू E, वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो टोटल जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा F इज इक्वल टू FM या FE प्लस FM, यहाँ से हो जाएगा QE प्लस Q टाइम्स V क्रॉस B। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू Q कॉमन ले लेंगे, E वेक्टर प्लस V क्रॉस B, ठीक है। तो ये जो आपको टोटल फोर्स यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, इसी टोटल फोर्स को हम इसको क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स। क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स, ठीक है। तो ये जो टोटल फोर्स है यही आपका लॉरेंज फोर्स कहलाएगा। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है। इसके बाद से मैग्नेटिक फोर्स आना, करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा और वो उसका जो एक्सप्रेशन है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों मैग्नेटिक फोर्स आता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स आना करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हम मैग्नेटिक फोर्स किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, इसको एक साइड से हमने क्लोज कर रखा है और ये एक क्रॉस सेक्शन हमारा है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम काज की बात करें, यानी कि क्यों इस पे, यानी कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, तो सिंपली अगर हम करंट की बात करें तो करंट इज द असेंबली ऑफ द मूविंग चार्जेस, यानी कि मूविंग चार्जेस का एक असेंबली है, एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। कौन, करंट। अब जाहिर सी बात है कोई भी करंट है यानी कि चार्ज जो है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर रखा जाएगा तो वो क्या करेगा, फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। ये चीज़ हमने पहले अभी इस जस्ट पहले ही हम लोगों ने ये चीज़ जाना है। तो सिंपली हम बात करेंगे कि अगर कॉज आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कॉज, तो कॉज क्या हो जाएगा, अ करंट इज एन असेंबली ऑफ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द मूविंग चार्जेस, यानी कि मूविंग चार्जेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स एक्सर्ट करती है।
तो अब इसमें देखा जाए, यानी कि एक आपका कंडक्टर दिख रहा है, तो इसमें ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट इज ए, दिस इज द, एक एक्सिस इसका ये है, दूसरा एक्सिस जो है हम ले लेते हैं, इसको हमने मान लिया दैट इज वाई एक्सिस, और एक दूसरा एक्सिस हमने ले लिया दैट इज z एक्सिस, एंड थर्ड इज द x एक्सिस। तो यहाँ से हमको इतनी चीज़ें मिल गई। इसको चाहें तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, एक कोई भी चार्ज, या सिंपली कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, चाहे कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दिस पोजीशन इज O। अब अगर हम देखें इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, और इस डायरेक्शन में अगर इसका लेंथ की अगर हम बात करें, इसकी लेंथ जो है दैट इज L, L इज द लेंथ। तो अगर इसमें यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो इधर मूव करेगा या इधर की तरफ मूव करेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में, यानी उसके कन्वेंशन में आपका करंट मूव करेगा। तो इसी एक्सिस के अलोंग आपका करंट भी फ्लो करेगा, तो दैट इज I। और यहाँ पे चूंकि L है, तो L अगर वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे ले लें तो दिस विल बी, यानी कि IL वेक्टर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करंट एलिमेंट हो जाएगा। तो इसको हम क्या इंडिकेट करते हैं, करंट एलिमेंट जो है अलोंग द पॉजिटिव Y एक्सिस। ठीक है, तो तीन चीज़ें हमको मिलेगी। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने ले लिया पॉजिटिव Z डायरेक्शन में, और जो करंट एलिमेंट है उसको पॉजिटिव Y एक्सिस के डायरेक्शन में अगर हमने ले लिया है। तो और अगर ड्रिफ्ट की अगर हम बात करें, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, आप करंट इधर की तरफ मूव कराते हुए दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा होगा, यानी कि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किए होंगे, तो इसके पास जो है ड्रिफ्ट स्पीड होगी वो किस डायरेक्शन में, निगेटिव Y एक्सिस के डायरेक्शन में। किधर, निगेटिव Y एक्सिस के डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पर देखा जाए एक और, यानी कि लॉरेंस फोर्स की बात करेंगे, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स इसमें जो भी होगा दैट इज F इज इक्वल टू माइनस E V क्रॉस B। ठीक है, दैट इज द माइनस, यहाँ पे माइनस E क्यों ले रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस E वर्ड इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, यानी कि लॉरेंस फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कर लीजिए ऑन इलेक्ट्रॉन, लॉरेंस फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो लॉरेंस फोर्स इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, F इज इक्वल टू माइनस E V क्रॉस B। QVB साइन थीटा जो होता था सेम उसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भी, यानी कि जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर हम हर एक इलेक्ट्रॉन, लॉरेंस फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कर लीजिए ज़्यादा बेटर है, ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू वॉल्यूम। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब यहां पे n इज इक्वल टू, इसका वॉल्यूम क्या होगा इस कंडक्टर का, तो बेस एरिया इंटू लेंथ। अब यहां पे इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो बेस एरिया इंटू लेंथ, दैट इज NaL। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका NaL। टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर की अगर हम बात करें, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर, पूरे कंडक्टर पे कितना फोर्स होगा, दैट इज F इज इक्वल टू वॉट, N इंटू F वेक्टर लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टोटल फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, क्या जाएगा NaL माइनस E V क्रॉस
बी। यहाँ पे जो भी वेलोसिटी लेंगे वो कौन सी वेलोसिटी लेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको वी ड्रिफ्ट कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एन ई ए, इसको एल को अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एल वी ड्रिफ्ट क्रॉस बी, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। सिंस माइनस एल वी ड्रिफ्ट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी ड्रिफ्ट इंटू एल वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये पुट कर देंगे क्या आ जाएगा एन ई ए वी ड्रिफ्ट इंटू एल क्रॉस बी, दिस इम्प्लाइज एन ई ए वी डी एल क्रॉस बी, और ये आपका बेसिकली ये वाला टर्म क्या होता है, दैट इज करंट। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अगर वेक्टर के फॉर्म में लेना चाहें या मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। आई एल बी साइन थीटा जो है ये आपका क्या मिल जाएगा, दैट इज टोटल फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पे थीटा क्या है ध्यान रखिएगा, थीटा की वैल्यू जो होगी यानी कि करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा थीटा। करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है वो क्या जाएगा थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे केस नंबर 1, केस फर्स्ट, थीटा की वैल्यू 0 हो, दिस सिंप्लाइज फोर्स विल बी इक्वल टू 0। थीटा की वैल्यू 180 हुआ, दिस सिंप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू 0। तो थीटा की वैल्यू 0 हो या 180 हो, फोर्स क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। केस नंबर 2, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुआ तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, दिस सिंप्लाइज फोर्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, दैट इज 1, दिस विल बी इक्वल टू आई एल बी, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स आपका यहाँ पे आई एल बी हो जाएगा। इसी पे बेस्ड एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है आपका, जो कि 2015 फॉरेन एग्जामिनेशन सीबीएसई फॉरेन में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। हाँ बेटा, तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4.1 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड में आ भी चुका है। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है, सबसे पहले गिवन चीज़ें न्यूमेरिकल सॉल्व करने का हमने फंडा बता ही रखा है कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें गिवन है सबसे पहले उसको लिख लीजिए। तो गिवन में सबसे पहले इसमें क्या क्या गिवन है, मास ऑफ द वायर, मास ऑफ वायर दैट इज m इज इक्वल टू 200 ग्राम, दिस इज इक्वल टू 0.2 kg। दूसरा पार्ट इसमें दे रखा है लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर दैट इज 1.5 मीटर, और थर्ड पार्ट इसमें दे रखा है करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी व्हाट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यानी कि एक आपका वायर है जिसकी लेंथ और मास ये सारी चीज़ें दे रखी है, उसमें करंट इतना फ्लो कर रहा है और उसको फ्री स्पेस में यानी कि एयर में ऐसे होल्ड करके छोड़ दिया गया है, ठीक है, एयर में होल्ड करके रखा गया है। तो जाहिर सी बात है एयर में जब उसको हम ऐसे होल्ड करेंगे या सस्पेंड करेंगे तो नीचे की तरफ उसका क्या काम करेगा, मास, इसमें मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आई एल करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में होगा और इसके अपवर्ड डायरेक्शन में क्या फील करेगा, दैट इज द फोर्स, ठीक है। और कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज आई एल बी साइन 90, इनके बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री जो भी होगा, तो इस डायरेक्शन में आपका फोर्स काम करेगा। तो अब क्या जाएगा, दोनों फोर्स बैलेंस कंडीशन में आई एल बी साइन 90 इज इक्वल टू एम जी, यहाँ से बी की वैल्यू क्या जाएगी एम जी अपॉन आई इंटू एल, एम दे रखा है 0.2, जी की वैल्यू 9.8,
आई की वैल्यू 2 और एल की वैल्यू 1.5। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.2 इंटू 9.8 अपॉन 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करने के बाद से ये जो आंसर आता है 0.65 टेस्ला, 0.65 टेस्ला। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट है मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसके मोशन को थोड़ा सा और ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी कि जो उसका पाथ होगा, ट्रेजेक्ट्री जो होगी, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसका जो पाथ है या ट्रेजेक्ट्री है वो कैसा होगा उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो सेकेंड टॉपिक है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये दोनों सब एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अभी हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे केस नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट केस क्या बन सकता है कि अगर चार्ज पार्टिकल बिल्कुल रेस्ट में हो, यानी कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होने का मतलब ये है, या सिंपली कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अगर भाई मूव कर रहा है तो रेस्ट वाला कहना है उतना सुटेबल नहीं है, बट इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। दिस सिंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो यहाँ पे फोर्स क्या आ जाएगा, QVB साइन 0, दिस इज इक्वल टू 0 न्यूटन। यानी कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना, 0 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो क्या होगा, केस नंबर 2। अगर इनिशियल वेलोसिटी किसका, इनिशियली जो इंटर कर रहा है, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की अगर परपेंडिकुलर इनिशियल वेलोसिटी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये आपका प्लेन ऑफ पेपर में मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और कोई भी चार्ज पार्टिकल इसके अंदर ऐसे मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है कोई भी चार्ज पार्टिकल, ये अंदर की तरफ फोर्स काम करेगा, चार्ज है दैट इज Q। तो उस केस में F इज इक्वल टू QVB साइन 90, दैट इज QV इंटू B। क्लियर। और जाहिर सी बात है जो इस अंदर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, दिस विल बी इक्वल टू QVB। इसी के इक्वल होगा, दोनों बैलेंस कंडीशन में होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स और जो भी इस पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ से VV कैंसिल हो जाएगा, दिस सिंप्लाइज R इज इक्वल टू mv अपॉन QB। तो जो रेडियस होगा इसका, यानी कि जो ट्रेजेक्ट्री है, पाथ है, उसके लिए जो फार्मूला यूज करेंगे दैट इज mv अपॉन QB। m इज द मास, v इज द वेलोसिटी, q इज द चार्ज एंड b इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम यहाँ पे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करें, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे दैट इज t इज इक्वल टू क्या आता है, 2 पाई r अपॉन v। सीधे सीधे हम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। सिंपली इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन v, r के प्लेस पे mv अपॉन QB लिखेंगे, v से v कैंसिल, दिस सिंप्लाइज 2 पाई m अपॉन QB, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे,
फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या जाएगा, एफ सी लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1/t, दिस इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2πm, और इसी को हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से जो एक नेक्स्ट केस है, अभी तो हमने क्या देखा कि भाई 0 डिग्री पर हो तो क्या होगा, 90 डिग्री पर हो क्या होगा, इसके अलावा कोई भी एक जनरल आर्बिट्री एंगल है तो उसके लिए क्या होगा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका इफ इनिशियल वेलोसिटी मैक्स एंड आर्बिट्रेरी एंगल विद फील्ड, कोई भी एक एंगल आर्बिट्रेरी एंगल थीटा विद द फील्ड, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आर्बिट्रेरी एंगल अगर कोई भी जनरल एक एंगल फॉर्म कर रहा है तो उस केस में क्या होगा। तो चलिए ये आपका, इसको अगर हम डायग्राम से समझें, 3 एक्सिस हमने बना लिए, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी चार्ज पार्टिकल है उसको हमने यहाँ पे रख दिया, जिसको मूव करना था यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लिया कि एक पॉजिटिव चार्ज है दैट इज़ Q, और इसका जो मूवमेंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है दैट इज़ V, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, जो कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो जो इसका आर्बिट्री है यानी कि जो पाथ है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे कुछ इस तरह से समथिंग लाइक दिस होगा, यानी कि जो इसका पाथ होगा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और ये इसकी क्या हो जाएगी, जो ये सर्किल आपको फॉर्म हो रहा है ये इसकी क्या हो जाएगी, दिस इज द, या सिंपली इसको हम बाहर की तरफ बना लेते हैं, दिस विल बी द रेडियस, ठीक है। तो इसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट आपका इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज दिस, और दूसरा हमारा क्या जाएगा, मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो दिस विल बी पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर हम पैरेलल कंपोनेंट की बात करेंगे, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ V, पैरेलल कंपोनेंट अगर वेलोसिटी की हम बात करें टू द तो उस केस क्या हो जाएगा, V पैरेलल इज इक्वल टू V cos थीटा, पैरेलल कंपोनेंट ये हो जाएगा। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी पर क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इधर की तरफ जा रहे हैं तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी यानी कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी इस केस में क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अनअफेक्टेड। जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर के डायरेक्शन में ही अगर मूव कर रही है तो उस पर कोई फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं करेगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा केस क्या है, अगर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करें,
परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो उस केस में v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v साइन थीटा। लेकिन परपेंडिकुलर के केस में ये यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसा रूट फॉलो करेगा, यानी कि जो उसका पाथ हो जाएगा वो लाइक अ हेलेक्सिक, मतलब एक तरह के सर्कुलर पाथ होगा, यानी कि सर्कुलर इसका जो इस कह सकते हैं ट्रेजेक्ट्री है वो होगा। और अगर हम रिजल्टेंट देखें, यानी कि इसी तरह से बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो जिसमें क्या होगा कि एक हेलिक्स फॉर्म करेगा, जिसको ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो इसका पाथ है वो कैसा होगा, हेलेक्सिकल होगा, ठीक है। तो मेक्स चार्ज टू मूव, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, मेक्स चार्ज टू मूव along a circular path, सर्कुलर पाथ। अब उस सर्कुलर पाथ की अगर हमें रेडियस चाहिए तो रेडियस विल बी इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, तो लिख सकते हैं एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। रेडियस की वैल्यू हो जाएगी। टाइम पीरियड चाहिए, अगर हमें टाइम पीरियड चाहिए तो क्या जाएगा, 2 पाई आर अपॉन वी परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 पाई वी परपेंडिकुलर को वी साइन थीटा इंटू आर के प्लेस पे एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। यहाँ से v साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। यानी कि रिजल्टेंट पाथ जो होगा चार्ज पार्टिकल का वो क्या होगा, नोट रिजल्टेंट पाथ कैसा होगा, हेलिक्स के फॉर्म में होगा, यानी कि जो कंप्लीट कंबाइंड सर्किल्स हैं, इन सारे सर्किल्स को मिला के ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो उसका जो पाथ है वो कैसा होगा, हेलेक्टिकल होगा, यानी कि हेलिक्स होगा, हेलिक्स फॉर्म करेगा। और ये जो डिस्टेंस है किसी भी दो कंसेक्यूटिव सर्किल के बीच का p, इसी को हम बोलते हैं पिच। तो अगर हमें पिच चाहिए तो पिच इज इक्वल टू, पिच की डेफिनेशन बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए तो डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन द रोटेशन, इन वन रोटेशन, कह सकते हैं डिस्टेंस मूव्ड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन, एक रोटेशन पे वो कितना डिस्टेंस आगे मूव कर रहा है, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे पिच ऑफ द हेलिकल पाथ या हेलिक्स, ठीक है। तो उस केस में पिच की अगर हम बात करेंगे तो पिच के केस में यानी इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, दैट इज v पैरेलल इनटू टाइम, कितना टाइम लग रहा है बेसिकली, तो जो डिस्टेंस होगा v पैरेलल इनटू टाइम, या टाइम पीरियड ले सकते हैं, कंप्लीट की बात कर रहे हैं तो टाइम पीरियड। तो पैरेलल के केस में क्या जाएगा, v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड इसका क्या था, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, दिस इज इक्वल टू 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो यहाँ से पिच का अगर फार्मूला चाहिए तो पिच का फार्मूला आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ यानी कि एनसीईआरटी का है, ये आपका एक एग्जाम्पल है, नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट करिए पहले। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 4.3। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या डेटा गिवन है, कह रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास गिवन है, चार्ज गिवन है, मूविंग एट अ स्पीड, स्पीड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है परपेंडिकुलर टू इट, एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तीन चीज़ें इसमें आपको निकालनी है, फ्रीक्वेंसी बतानी है, रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या गिवन है आपको। मास गिवन है 9.1 इंटू या 9 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। दूसरा पार्ट इसमें दे रखा है आपको चार्ज, क्यू गिवन है, क्यू कितना है, इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। थर्ड पार्ट आपको गिवन है इसमें वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर
7 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इसमें दे रखा है 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है B इज इक्वल टू हाउ मच, 6 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, 6 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। इतनी चीज़ें दे रखी हैं। आपसे पूछा क्या जा रहा है, फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द पाथ, आर क्या होगा। सेकेंड पार्ट आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। चलिए थर्ड पार्ट आपसे पूछा गया है एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको निकालना है। तीन चीज़ें निकालनी है। तो चलिए जल्दी से फटाक से करते हैं। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, सीधे सीधे फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, एम बी अपॉन क्यू बी। एम वैल्यू आपको मालूम है कितना, 9 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी दे रखी है कितना, 3 इंटू 10⁻7। क्यू कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻19। बी कितना दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁴। इनको सॉल्व करिए। ओवरऑल जब सॉल्व करने के बाद से इसका आंसर आएगा 26 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसको लिख सकते हैं 26 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको मिल गई कितना, 26 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला क्या था। सीधे सीधे देखिए, जो सेकेंड केस कराया था उसमें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था क्यू बी अपॉन 2πm। तो F इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2πm। क्यू बी कितना है भाई, क्यू कितना 1.6 10⁻⁻19। बी कितना है 6 इंटू 10⁻⁻4। 2 पाई की वैल्यू 3.14 रख लीजिए। एम दे रखा है 9 इंटू 10⁻31। इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद से आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 2 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, 2 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, या सीधे लिख सकते हैं 2 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इसकी। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 2 मेगा हर्ट्ज। थर्ड पार्ट इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या, थर्ड पार्ट पूछा जा रहा है एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। अब आपके पास क्या है, मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, तो एनर्जी क्या आ जाएगी 1/2। मास कितना 9.9 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी कितना है 3 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻31 इंटू 9 इंटू 10⁻14 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एनर्जी आ जाएगी दिस विल बी द अप्रॉक्सीमेटली 40.5 इंटू 10⁻17। ये अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 40.5 इंटू 10⁻17 जूल। ठीक है, अब चूंकि आपको मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। दिस इम्प्लाइज 1 जूल विल बी इक्वल टू 6 पॉइंट, यानी कि 1 अपॉन, सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सीधे सीधे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, दिस इम्प्लाइज 40.5 इंटू 10⁻17 जूल इज इक्वल टू 40.5 इंटू 10⁻17 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 2.5 इंटू 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम लिख सकते हैं क्या 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं इनको इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लेक्चर पे बेस्ड जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको जल्दी से नोट कर लीजिए, जो कि आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए है। इनको आपको करना है। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ फिलहाल। चलिए
एनसीईआरटी जल्दी से नोट करिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 नेक्स्ट है आपका 4.11 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4.12 नेक्स्ट 4.18 4.19 4.21 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4.23 ये सारे आपके क्वेश्चन हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 क्वेश्चंस हैं फॉर होमवर्क। ठीक है, इन 7 क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी आप लोग इसको सॉल्व करके रखेंगे। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहीं दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में, ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी कि जो हम लोग का डाउट सेशन होगा उस केस में हम लोग जो उस क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और जो आज का लेक्चर है टोटल इसी पे बेस्ड है, यानी कि आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से अगर आप समझेंगे और पढ़ेंगे तो उसके बेसिस पे आप ये सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।